हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2025-26 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स अप्रैल 2025। पहला टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा 30 अप्रैल 2025 को एक नए योजना की घोषणा की गई, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। इस पे ध्यान देना, ग्रामीण, ठीक। ये जो बस सुविधा योजना है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए है, ठीक। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सुगम, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा। ध्यान दीजिएगा, इस योजना का अभी शुभारंभ नहीं हुआ है, शुरुआत नहीं हुआ है, केवल घोषणा की गई है और एक रूपरेखा बताया गया है कि योजना किस प्रकार से संचालित होगा, ठीक है। इस मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के अंतर्गत 18 से 42 सीटों वाले बस का परिचालन किया जाएगा, ठीक है। 18 से 42 सीटों वाले चालक को छोड़कर हल्के मध्यम परिवहन वाहन का संचालन किया जाएगा। प्रथम चरण में इस योजना की शुरुआत 2 संभाग से होगी, एक बस्तर संभाग और दूसरा सरगुजा संभाग। बस्तर संभाग यानी कि पूरे के पूरे बस्तर संभाग के 7 जिले, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। आपके सरगुजा संभाग के 6 जिले, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। इन जिलों में प्रारंभिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का जो है, इस योजना को लागू किया जाएगा, ठीक। इस योजना में कुछ विशेष वर्ग को लाभ भी प्रदान किया जाएगा। देखिए, ये जो आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना है, इसमें सस्ती परिवहन सुविधा तो मुहैया कराई जाएगी, इसके साथ साथ विशेष वर्ग के लिए छूट भी होगा। दृष्टिहीन यानी कि ब्लाइंड व्यक्ति, बौद्धिक दिव्यांग यानी कि जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, ओल्ड एज सिटीजन, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ व्यक्ति, ठीक है, हैंडीकैप, एड्स पीड़ित व्यक्ति, इनको जो है इस योजना में छूट प्रदान किया जाएगा। दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, वरिष्ठ जन, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ, एड्स पीड़ित व्यक्ति और इनके साथ साथ इनके परिचारक, ठीक है। जैसे कि दृष्टिहीन को साथ में चलने के लिए एक किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होगी, उनके गार्जियन या उनके परिवार वालों की, ठीक है। आपके जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ है, उनके साथ कोई उनके परिवार का एक सदस्य, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत छूट प्रदान किया जाएगा। छूट क्या रहेगा? किराए में पूरी तरीके से छूट, यानी कि बस की सुविधा 100% फ्री रहेगी इन लोगों के लिए, ठीक। इसके अलावा नक्सल प्रभावित व्यक्तियों से आधा किराया लिया जाएगा। एक तो ऑलरेडी किराया सस्ता होगा और सस्ता होने के साथ साथ इन विशेष वर्ग के लोगों को पूरी तरीके से फ्री में बस सुविधा मुहैया कराई जाएगी और नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को से आधा किराया लिया जाएगा। वित्तीय सहायता, बस संचालकों को प्रथम वर्ष 26 रुपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपए प्रति किलोमीटर और तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अभी इस योजना की केवल घोषणा हुई है, ठीक है, और एक रूपरेखा बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मंडीप खोल गुफा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मंडीप खोल गुफा ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है गंडई ब्लॉक में। गंडई ब्लॉक यानी कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, जो नवगठित जिला है, ठीक। इस मंडीप खोल गुफा का जो द्वार है, ये अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को इस गुफा का द्वार खोला जाता है, यानी कि अभी इसका द्वार खोला गया था।
अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को इस मंडीप खोल गुफा का द्वार खोला जाता है और इस गुफा के गर्भगृह में है शिवलिंग। ठीक है, गर्भगृह में क्या है? शिवलिंग है। इस गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को एक नदी को 16 बार पार करना होता है और ये इस गुफा के अंदर जो शिवलिंग है यह ठाकुर टोला राज परिवार के कुल देवता है। ठीक है, ठाकुर टोला राज परिवार के कुल देवता है। सबसे पहले इस राज परिवार के लोग अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार को गुफा के अंदर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद अन्य लोगों के दर्शन के लिए गुफा का द्वार खोला जाता है और साल में एक बार एक दिन के लिए गुफा का द्वार खोला जाता है। देखिए, इस गुफा के अंदर एक कुंड है जिसे श्वेत गंगा या गुफानुमा कुंड कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कुंड में स्नान करने से चर्म रोग मिटते हैं। ठीक, मंडीप खोल गुफा कहाँ स्थित है? गंडई ब्लॉक में, खैरागढ़ छुई खदान, गंडई जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन संकल्प काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एक दो स्थानों के नाम बताऊंगा, उस स्थानों के नाम को थोड़ा सा ट्रेस कीजिएगा। ऑपरेशन संकल्प ये चलाया गया 21 अप्रैल 2025 को। ठीक है, कहां पर चलाया गया? कुर्रे गुट्टा, दुर्गम गुट्टा और पुजारी कांकेर की पहाड़ियों में। ठीक, और अगर एक एरिया देखा जाए जिलों के हिसाब से, छत्तीसगढ़ के बीजापुर वाले क्षेत्र में और तेलंगाना के मुलुगु भद्राद्री कोठागुडेम क्षेत्र में, यानी कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में यह ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। यह ऑपरेशन संकल्प क्या था? ध्यान दीजिएगा, यह ऑपरेशन संकल्प मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में चलाया गया एक नक्सली अभियान था। ठीक है, यानी कि नक्सली के खात्मे के लिए चलाया गया एक अभियान था। इस अभियान का, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य अगले साल 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। यह ऑपरेशन तेलंगाना व महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया था। उपलब्धि, इस ऑपरेशन के दौरान कुर्रे गुट्टा पहाड़ी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5000 फीट है, यह बीजापुर जिले में स्थित है, पर पहली बार तिरंगा फहराया गया, जो कि नक्सलियों के नियंत्रण से मुक्ति का प्रतीक है। ठीक है, हिड़मा मांझी जो कि सबसे मोस्ट वांटेड आपके नक्सली कमांडर है, उनकी टुकड़ी के द्वारा इस पहाड़ी पर कब्जा था। ठीक है, उनका आप ये समझ सकते हैं एक सेंटर पॉइंट था। तो सेना ने इस आपके कुर्रे गुट्टा पहाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। प्रश्न पूछा जाएगा कि कुर्रे गुट्टा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो कुर्रे गुट्टा पहाड़ी स्थित है कहां पर? आपके बीजापुर जिले में स्थित है। और ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? यह नक्सल मुक्त अभियान से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार, तेलंगाना सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से यह ऑपरेशन चलाया गया। कुर्रे गुट्टा पहाड़ी लगभग 800 वर्ग किलोमीटर घने जंगल और दुर्गम इलाकों में, जो कि नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता है। ठीक है, ये आर्मी का, यानी कि नक्सली आर्मी का नाम है पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी ग्रुप। ठीक है, यानी कि नक्सलियों की एक टुकड़ी, उनका गढ़ माना जाता था ये कुर्रे गुट्टा पहाड़ी, जिसे आर्मी ने अपने कब्जे पे लेकर के उसमें तिरंगा लहराया। और ये पहाड़ी किस जिले में है? बीजापुर जिले में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान माना जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑपरेशन संकल्प। अब इस नक्सल अभियान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे और हम कवर करेंगे, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को आंसर राइटिंग में। ठीक है, क्योंकि ये नक्सल ऑपरेशन बहुत चलाए जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हो ना हो इस बार ऐसे राइटिंग में आपसे नक्सल अभियान या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से रिलेटेड कोई ना कोई एक ऐसे का टॉपिक लिखने के लिए आएगा ही, 110% गारंटी है। ठीक, देखिए, 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क, हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की घोषणा की गई है, जो कि खोले जाएंगे राजनांदगांव जिले के पटेवा ग्राम में और बीजेतला ग्राम में। राजनांदगांव जिले में 2, एक पटेवा ग्राम में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित। ठीक है, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। प्रश्न पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्मार्ट औद्योगिक पार्क किस जिले में प्रस्तावित है? राजनांदगांव जिले के पटेवा ग्राम में।
स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस जिले में प्रस्तावित है? राजनांदगांव जिले के बीजेतला ग्राम में। इंपॉर्टेंट है। ये स्मार्ट वर्ड का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्ड का मतलब जैसे आज का जो वर्तमान का दौर है ये पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला दौर है, एआई आधारित दौर है। ठीक, यानी कि जो औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे उसमें जो डेटा कलेक्शन है, ठीक, डेटा कलेक्शन वो एआई मॉडल पर आधारित होगा, फेस रिकॉग्नाइजेशन पर आधारित होगा, बहुत सारे यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। तो राजनांदगांव जिले में दो है, एक है पटेवा ग्राम में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और बीजेतला ग्राम में है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, और दूसरा है आपका नवा रायपुर में, रायपुर जिले के नवा रायपुर में एक है फर्नीचर क्लस्टर। ठीक है, फर्नीचर क्लस्टर, और दूसरा है रेडीमेड गारमेंट। फर्नीचर यानी कि लकड़ी के जो फर्नीचर बनाए जाते हैं वो, आपके रेडीमेड गारमेंट यानी कि कपड़ा उद्योग से संबंधित औद्योगिक पार्क नवा रायपुर में प्रस्तावित है। हमारे प्रदेश में 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क कौन कौन से? एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पटेवा ग्राम राजनांदगांव, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस वाले को तो स्पेशली याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बीजेतला ग्राम राजनांदगांव, फर्नीचर क्लस्टर नवा रायपुर और रेडीमेड गारमेंट पार्क नवा रायपुर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025। जैसे कि मैंने बताया मेन साइंस से राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको आंसर लिखने में मदद करेगा ये टॉपिक, तो ध्यान देना। हाल ही प्रदेश सरकार के द्वारा 28 मार्च 2025 से औपचारिक रूप से लागू किया गया छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 कब लागू हुआ? 28 मार्च 2025 से। ठीक, गृह विभाग की अधिसूचना जारी हुई थी इस 28 मार्च 2025 को, तब से इसे लागू माना जा रहा है। उद्देश्य नक्सल हिंसा पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास, शांति और विकास को बढ़ावा देना इस नई पुनर्वास नीति का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, नक्सल पीड़ितों के लिए भी है और जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सलवादी उनके लिए यह नीति बनाई गई है। इसका लक्ष्य क्या है इस नीति का? इस नीति के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। अब इस नीति के अंतर्गत नक्सलियों को क्या क्या मिलेगा, ध्यान देना। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ट्रांजिट कैंप या पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा, एक पुनर्वास केंद्र बना करके उन्हें रखा जाएगा। यहां उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी, यानी कि कोई नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहा है तो उनके ग्रुप के नक्सलवादी लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं, तो इनकी सुरक्षा का पूरा गारंटी रखा जाएगा इन पुनर्वास केंद्र में। पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया 120 दिनों के भीतर पूरी होगी। ठीक है, उन्हें अलग जगह सेटल करना, दूसरे किसी सुरक्षित जगह पे सेटल करने की जो पूरी प्रक्रिया है 120 दिनों में पूरी होगी, ताकि वे जल्द मुख्य धारा में शामिल हो सके, यानी कि आम जनता के बीच में वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो सके। नक्सलियों को रुचि के हिसाब से हुनर सिखाया जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा नौकरी पाने के लिए, जैसे खेती, व्यवसाय, अन्य रोजगार। 3 साल तक इन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा, यानी कि 3 साल में कुल 3,60,000 रुपए का आर्थिक मदद दिया जाएगा इस नई नीति के तहत। आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिलेगी, यानी कि जो नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो उनके बच्चों को 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा ही मिलेगा और छात्रावास यानी कि हॉस्टल सुविधा भी प्रदान की जाएगी। कानूनी सहायता दी जाएगी ताकि वे नए जीवन की शुरुआत कर सके। 5 लाख रुपए से अधिक के इनामी नक्सलियों को शासकीय नौकरी का अवसर दिया जाएगा। जो मोस्ट वांटेड जो नक्सलवादी है जिनके ऊपर 5 लाख से अधिक का इनामी राशि घोषित है उन्हें शासकीय नौकरी प्रदान किया जाएगा, या फिर 3 साल के अच्छे आचरण के बाद 10 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि वो 3 साल तक एक तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, 3 साल तक अच्छे आचरण में है, तो 3 साल तक अच्छे आचरण में रहने पर उन्हें 10 लाख रुपए एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। ये कुछ मेन हाइलाइटेड पॉइंट है इस पुनर्वास नीति के। ठीक, देखिए यहाँ पे और भी कुछ फैक्ट है, उतना मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा। ये तो था जो नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनकी। अब यहाँ पे नक्सल पीड़ितों को क्या मिलेगा एक फटाफट बता रहा हूं।
ये केवल मेंस आंसर राइटिंग करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पीएससी और व्यापम सिंगल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिनको सुनना है वो थोड़ा ध्यान सुनिए। फटाफट रीड कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। मृत्यु होने पर, यानी कि यहाँ अभी तक तो हमने नक्सलवादी जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें क्या क्या मिलेगा नीति के तहत वो बताया गया है। अब नक्सल पीड़ितों को क्या मिलेगा, जो नक्सलवाद से पीड़ित है उनकी बात हो रही है। मृत्यु होने पर, यानी कि नक्सली घटनाक्रम में अगर किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए, पुलिस के विशेष सहयोगी की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए केंद्रीय योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसे 5 लाख रुपए, कोई नक्सलवादी का मुखबिरी कर रहा है यानी कि पुलिस का मुखबिर है तो उसे 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी। नक्सल हिंसा में जो अपंग या गंभीर रूप से घायल होता है, हैंडीकेप होता है, तो 5 लाख रुपए व 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। अपंग हैंडीकेप को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल को 2 लाख रुपए, पुलिस सहयोगी को 8 लाख व 2 लाख रुपए की सुविधा मिलेगी। चल अचल संपत्ति जैसे अनाज, कपड़े, घरेलू सामान के नुकसान होने पर 40,000 रुपए तक का सहायता दिया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य क्षति है, कच्चे मकान टूटने पर 60,000 रुपए, पक्के मकान के लिए 1.5 लाख रुपए, बैलगाड़ी, नाव, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जीप, मतलब जो डेली रोजमर्रा की जो चीजें है, 1 मिनट कहाँ चला गया, जो रोजमर्रा की जो उनके डेली यूज के जो वाहन है उनकी क्षति होने पर 60,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, ये आपका नक्सल पीड़ितों को मिलेगा। इसके अलावा समर्पित नक्सलियों को 4 डिसमिल जमीन, ये प्रक्रिया अलग है, बस इसमें ये याद रखना नक्सल पीड़ितों को क्या मिलेगा, एक बार ओवरव्यू देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अच्छा, ये जो हम नक्सल पुनर्वास नीति की जो देख रहे हैं उसमें एक घोषणा की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कि जो भी गांव नक्सल मुक्त होगा, जो भी ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त होगा, उनके विकास के लिए निधि के तौर पर 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। ध्यान समझना, ऐसा कोई भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र या ग्राम पंचायत जो पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त हो जाता है, उन ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए विकास निधि प्रदान की जाएगी। और इस घोषणा के पश्चात सबसे पहले सुकमा जिले का बड़े सेट्टी गांव पहला नक्सल मुक्त पंचायत बना है और गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड भी प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सा है, तो वो है आपका बड़े सेट्टी ग्राम पंचायत जो कि सुकमा जिले में स्थित है। उसके विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की निधि प्रदान की गई। ठीक, ये कहां पर है आपका बड़े सेट्टी गांव, ये मौजूद है आपकी यहां सुकमा जिले में। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ा सा ध्यान देना, अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में हमारे छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला और कबीरधाम जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, 3 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है अप्रैल 2025 तक की स्थिति में। लाइन से है तीनों जिले जो वृष्टि छाया प्रदेश वाले क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले राजनांदगांव जिला, उसके ऊपर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला, उसके ऊपर कबीरधाम जिला। इन 3 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है अप्रैल 2025 में। वर्तमान में यहां पे ध्यान देना, 12 में से 6 हुए अति प्रभावित जिले। अब इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान समझना। छत्तीसगढ़ प्रवास से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, मतलब पोस्ट के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री ने जानकारी दी है। इसमें लिखा है कि देश में नक्सलवाद से प्रभावित कुल जिलों की संख्या जो पहले 38 हुआ करती थी ओवरऑल इंडिया में, ठीक है, पूरे अखिल भारत की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है। इसमें बोला जा रहा है कि देश में जो नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या जो पहले 38 थी, इसमें अति प्रभावित यानी कि अति नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या 12 थी। एक तो ओवरऑल 38 जिले ऐसे थे जहां पे नक्सलवादी घटनाक्रम होते थे, लेकिन इस 38 में से 12 ऐसे जिले थे जो कि नक्सलवादी घटनाक्रम से काफी ज्यादा प्रभावित थे, अति प्रभावित थे। उनकी संख्या कितनी थी? 12, जो कि अब अप्रैल 2025 तक घट करके कितनी रह गई है? घट करके रह गई है 6। घट करके कितना रह गया? 6। इन 6 में से 4 अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पूरे ओवरऑल इंडिया में 6 ऐसे जिले हैं जो अति नक्सल प्रभावित है, जिसमें से 4 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। यानी कि हमारा छत्तीसगढ़ अति नक्सल प्रभावित राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन कौन सा है? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और आपका सुकमा, यानी कि बस्तर संभाग में दक्षिण बस्तर वाला हिस्सा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और आपका कांकेर।
ठीक, ये 4 जिले, झारखंड का एक पश्चिमी सिंहभूमि और महाराष्ट्र का एक गढ़चिरौली। ये अभी वर्तमान में 6 आपके अति नक्सल प्रभावित जिले हैं। ये अति नक्सल प्रभावित जिले, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जिलों में नक्सली घटनाक्रम नहीं होते, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव आपके एरिया है नक्सली घटनाक्रम के मामले में, अति प्रभावित जिले हैं। पूरे ओवरऑल इंडिया में 6 है, जिसमें से 4 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। कौन कौन सा है? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूमि और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनरेगा मजदूरी दर 2025-26। नई मनरेगा मजदूरी दर लागू की गई है 1 अप्रैल 2025 से। इस 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई मनरेगा मजदूरी दर में छत्तीसगढ़ का नया मजदूरी दर है मनरेगा का 261 रुपए प्रति दिवस। ठीक है, 261 रुपए प्रति दिवस। इंपॉर्टेंट है, एडीओ में पूछा जाएगा कि वर्ष 2025 के लिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितना निर्धारित है, तो 261 रुपए। पिछले साल यानी कि 2024 में ये था 243 रुपए, जिसमें कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। अखिल भारतीय स्तर में सर्वाधिक मनरेगा मजदूरी दर प्रदान किया जा रहा है हरियाणा राज्य में 400 रुपए प्रतिदिन, और सबसे कम मनरेगा मजदूरी दर प्रदान किया जा रहा है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर स्टेट की तरफ, 241 रुपए प्रतिदिन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितना प्रदान किया जा रहा है 2025 में? 261 रुपए प्रतिदिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुशासन तिहार। सुशासन तिहार में केवल प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके डेट से या फिर टैगलाइन से प्रश्न आ सकता है, बाकी इसके अंदर की प्रक्रिया से प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है। कथन आधारित प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से बनेंगे बताता हूं। सुशासन तिहार, समस्याओं का समाधान आपके शहर आपके ग्राम, ये है सुशासन तिहार। टैगलाइन याद रख लेना, समस्याओं का समाधान आपके शहर आपके ग्राम। सुशासन तिहार का आयोजन कब से कब तक किया गया? डेट इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक। कब से कब तक? डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन तिहार का आयोजन कब से कब तक हुआ? 8 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मई 2025 तक इस सुशासन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। इस सुशासन तिहार को कितने चरण में आयोजित किया गया? तो 3 चरणों में, ध्यान देना। प्रथम चरण जिसमें समस्याओं संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक। द्वितीय चरण जिसमें आवेदनों का निराकरण किया जाएगा लगभग अगले 1 महीने तक। तृतीय चरण जिसमें समाधान शिविर लगाए जाएंगे 5 से लेकर के 31 मई 2025 तक। ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की समस्या है, इसमें क्या है, जगह जगह देख लो, पंचायत, ब्लॉक, निकाय कार्यालयों में समाधान पेटी रखी जाएगी, एक शिकायत पेटी रखी जाएगी। आवेदन लिखने के लिए कार्यालय में उपस्थित सहायकों की सहायता ली जा सकती है, और इसमें आवेदन पोर्टल में यानी कि ऑनलाइन जाकर के ही भरा जा सकता है। एक फॉर्म बनाया गया है जिसमें अपना नाम, पता, एड्रेस लिख करके अपनी शिकायतें पेटी में डाल सकते हैं। पहले चरण के बाद द्वितीय चरण में आवेदनों का निराकरण किया जाएगा, यानी कि वो पेटी खोली जाएगी, उसमें जो समस्याएं लिखी गई है उस पर विचार करके उस पर हल निकाला जाएगा। अधिकारी समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं पहुंचेंगे, यानी कि जिसका नाम और पता उसके एड्रेस पे। आवेदनों की से संबंधित विभागों के अधिकारी 1 माह के भीतर समस्याओं का निराकरण करेंगे, यानी कि आपके पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ सरकार के किसी एक विभाग यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या है तो कृषि विभाग के अधिकारी 1 माह के भीतर उसका निराकरण करेंगे। बिजली विभाग से संबंधित समस्या है तो बिजली विभाग के अधिकारी निराकरण करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों का निराकरण बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। और तृतीय चरण है, उसे समाधान शिविर नाम दिया गया है। समाधान शिविर में आवेदकों को उनके आवेदन का निराकरण की जानकारी दी जाएगी, यानी कि उन्होंने जो आवेदन किया था, जो अपनी समस्या बताई थी, उस पर क्या प्रोसेस किया गया। शिविरों में प्राप्त आवेदनों को यथासंभव त्वरित निराकरण किया जाएगा। शिविरों में आमजनों जनहितकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। पहला चीज, कब से कब तक आयोजित हुआ, कितने चरणों में आयोजित हुआ, ये दो चीजों को याद रखना, और एक टैगलाइन याद रखना, समस्याओं का समाधान आपके शहर आपके द्वार। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये एक सिंगल 1 लाइनर फैक्ट था। इसमें जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है वो इन खिलाड़ियों से जाकर के मिले थे। नेपाल में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग स्पर्धा, इसमें कबीरधाम जिले के होनहार खिलाड़ी
सूरज राजपूत, दीपाली सोनी, अभिषेक तिवारी और अनुराग जांगड़े, ये सभी के सभी कबीरधाम जिले के निवासी है। ये स्वर्ण पदक जीत करके छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किए। तो नेपाल में आयोजित हुआ था बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, जिसमें कबीरधाम जिले के खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, सिंगल वन लाइनर फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मोर दुआर साय सरकार। मोर दुआर साय सरकार, ये अभियान चलाया गया 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक। सबसे पहले तो अभियान कब से कब तक चलाया गया, तिथि याद रखना। एक सुशासन तिहार की तिथि याद रखना और दूसरा मोर दुआर साय सरकार, इसकी तिथि एक याद रख लेना। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बस्तर जिले के ग्राम घाट पदमपुर से किया गया। मोर दुआर साय सरकार की शुरुआत कहां से हुई, बस्तर जिले के घाट पदमपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई। इस मोर दुआर साय सरकार, इसका उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0, ठीक है, के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण आवास योजना, जिसका एक नया वर्जन है आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत घर घर जाकर के ऐसे मतलब मोहल्ले में या गांव क्षेत्र में जाकर के ऐसे लोगों का चयन करना जिनके पास पक्के मकान नहीं है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के आवास उपलब्ध कराना, ये मोर दुआर साय सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसके प्रथम चरण 15 से 19 अप्रैल तक जिला और ब्लॉक स्तर पर तैयारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 से 28 अप्रैल तक ग्राम सभाओं के माध्यम से घर घर जाकर के पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। 29-30 अप्रैल सर्वेक्षण की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और अंतिम रिपोर्ट का राज्य कार्यालय में प्रेषण होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने स्वयं हितग्राहियों के घर जाकर सर्वेक्षण किया और आवास प्लस 2024 2.0 मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज की। ठीक है, इसमें ऑनलाइन ये मोबाइल ऐप है आवास प्लस 2.0, इसके माध्यम भी ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर सकते हैं, या फिर ये जो अभियान चलाया गया उसमें ग्राम सभाओं के माध्यम से जो जानकारी प्रदान की गई कि किसके पास पक्के मकान नहीं है, उनकी जानकारी राज्य सरकार राज्य कार्यालय में प्रेषण किया गया। अब उसके आधार पर आवंटन किया जाएगा। जनरली होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार सर्वे जो है, जैसे कोई सरपंच और सचिव, इन दोनों के साठगांठ के कारण ना बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो अमाउंट है वो क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए प्रदेश सरकार ने निकाला मोर दुआर साय सरकार अभियान, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयं भी और बहुत से अधिकारी घर घर जाकर के सर्वे कर रहे हैं और जिनके पक्के मकान नहीं है उनके फाइल को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द पक्के मकान मिल सके। आवास 2.0 मोबाइल ऐप के माध्यम से त्वरित यानी कि एकदम तुरंत ही उनके डाटा अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है मोर दुआर साय सरकार आवास प्लस सर्वेक्षण 2.0 आवास सर्वे, अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025, प्रथम चरण 15 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल ब्लॉक स्तर पर आवास सर्वे पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। द्वितीय चरण 20 से लेकर के 28 तक ग्राम सभा आयोजित कर सर्वेक्षण की प्रक्रिया, और तृतीय चरण 29 से 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत सरपंच और संयुक्त हस्ताक्षर सर्वे कार्य 100% पूर्ण करने का जिले स्तर को प्रेषण किया गया। तो ये है मोर दुआर साय सरकार। नेक्स्ट देखिए, खनिज उत्पादन। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डाटा इकोनॉमिक सर्वे का भी देख लेना। हाँ, डाटा अपडेट नहीं, केवल आपको डाटा अपडेट करना है, करेक्शन नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना। आर्थिक सर्वेक्षण में जो भी डाटा लिखा हुआ है वो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और छत्तीसगढ़ खनिज विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन के आधार पर है। उसमें एक चीज ऐड करना है, काटना पीटना नहीं या कोई करेक्शन मत करना, उसके साइड में ऐड कर लेना जो भी चीज बता रहा हूं। यहां पे खनिज उत्पादन 2024-25 के आंकड़े हैं। ठीक है, स्थान खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, आपका जो एक ब्लॉक बना हुआ है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, जो खनिज वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, चैप्टर नंबर 9 में लिखा हुआ है, ध्यान देना,
इसको कर लेना आप द्वितीय स्थान, कौन सा, सेकंड पोजीशन। 2024-25 में जो आपका खनिज उत्पादित राज्यों में छत्तीसगढ़ सेकंड स्थान पर है। देखो प्रशासनिक प्रतिवेदन में थर्ड स्थान लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो नया आंकड़ा आया है आपका, ठीक, वो उसमें सेकंड स्थान बताया जा रहा है। एक्चुअली में जो केंद्रीय खनिज विभाग के सचिव सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। लेकिन अभी भी ये जो आपको आंकड़ा बता रहा हूं ना, इसमें से आपका ये केवल एक डाटा जारी हुआ है, ये खनिज राजस्व संग्रहण वाला डाटा जारी हुआ है। द्वितीय स्थान पर है जो केंद्रीय खनिज विभाग के जो सेक्रेटरी थे, जो सचिव थे, उनके भाषण से लिया गया है कि सेकंड स्थान पर है। ठीक है, बाकी ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपको न्यूज़पेपर में आया था, उस आधार पर मैं बता रहा हूं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 14,195 करोड़ खनिज राजस्व एकत्र हुआ, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। अब यहां ध्यान देना, आपका छत्तीसगढ़ खनिज वाले चैप्टर में आपका दिया गया है 2023-24 का डाटा। 2023-24 में छत्तीसगढ़ में 12,795 करोड़ खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई थी। यह आंकड़ा कौन सा है? 2023-24 का। उसी में ऐड करना है, कोई करेक्शन नहीं करना है, ऐड करना है वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ खनिज राजस्व एकत्र हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई? तो आंसर होगा 12,795, क्योंकि 2023-24 का आंकड़ा पूछ रहा है। वहीं अगर 2024-25 पूछा, सिंपल क्वेश्चन आया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में लगभग कितने खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई, तो 14,195। यहां पर ध्यान देना कि 24-25 पूछ रहा है कि 23-24 पूछ रहा है। 23-24 पूछा तो 12,795, 24-25 पूछा तो 14,195 करोड़ खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक खनिज राजस्व संग्रहण वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे टॉप में है दंतेवाड़ा, कितना? 6,580 करोड़। सेकंड नंबर पर है कोरबा, 2,148 करोड़। और थर्ड नंबर पर है रायगढ़, 2,027 करोड़। अब यहां पर ध्यान देना, आपका जो ब्लॉक बना हुआ है पेज नंबर 55 में एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में लिखा हुआ है सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त किससे हुआ? उसमें लिखा हुआ है 2023-24 में चूना पत्थर लिखा है, वो राइट है। और 2024-25 बोलेगा तो 2024-25 में ये होगा आपका लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क 2024-25 की बात हो रही है। और सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त हुआ पूछा जाएगा, तो दंतेवाड़ा जिले से प्राप्त हुआ। ठीक, इसको थोड़ा अपडेट नहीं, ऐड करना है। ठीक है, साइड में ऐड कर लेना। कुछ लोग आए थे कि सर चूना पत्थर कैसे हो सकता है, तो छत्तीसगढ़ खनिज विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 उठा करके देखिएगा, जिसमें 23-24 का डाटा दिया गया, जिसमें चूना पत्थर सर्वाधिक आपका उत्पादन हुआ, उससे राजस्व की प्राप्ति हुई, उसमें मेंशन है। तो 2023-24 में चूना पत्थर, 2024-25 में लौह अयस्क। और देखो दंतेवाड़ा टॉप में है, इसका मतलब सर्वाधिक आपके लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है। ठीक, बाकी अन्य खनिजों की तुलना में, और लौह अयस्क से सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो फर्स्ट नंबर पर दंतेवाड़ा, जहां पे लौह अयस्क का भंडारण है, एनएमडीसी का यूनिट है। सेकंड नंबर पर कोरबा, जो कि कोल भंडारित क्षेत्र है। थर्ड नंबर पर रायगढ़, ये भी कोल भंडारित क्षेत्र है। ठीक, योगदान, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में 16% से अधिक का योगदान छत्तीसगढ़ देता है। विशेष, यह प्रदेश की कुल आय का 23% और जीडीपी का 11% है ये खनिज राजस्व। ठीक है, ये 2024-25 के आंकड़े हैं, ये किसी प्रशासनिक प्रतिवेदन में नहीं आया है, ये केवल न्यूज आर्टिकल आया था जिसके आधार पर आपको यह बताया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, बस ध्यान देना कि वर्ष कौन सा पूछ रहा है, 24-25 पूछ रहा है कि 23-24 पूछ रहा है। नेक्स्ट, सोनादाई माता मंदिर मंडई मेला। ये जो सोनादाई माता का जो मंदिर है, ये दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में यह मंडई का आयोजन होता है। सोनादाई माता का अन्य नाम है मावली मणिकेश्वरी देवी। इस मेले का आयोजन चैत्र माह में 14 से 16 अप्रैल 2025 के मध्य इस मेले का आयोजन हुआ। सोनादाई माता को गोंड समुदाय की देवी माना जाता है। ये जो आपका सोनादाई माता का जो मंडई का जो आयोजन होता है, उसमें माता की विशिष्ट पूजा अर्चना भी की जाती है। महोत्सव में कोया करसाड़ गोड़ी परंपरा के अनुसार एक धार्मिक अनुष्ठान है का आयोजन होता है मंडई के दौरान। यह मेला लगभग 1600 वर्षों से छिंदक नागवंशी परंपरा के अनुसार मनाया जाता आ रहा है। तो याद रखना, सोनादाई माता मंडई मेले का आयोजन कहाँ होता है? दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में। नेक्स्ट, खजूर भांगा महोत्सव। वैसे तो ये महोत्सव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन के रख लीजिएगा। ये एक्चुअली में हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं, ये बंगाल समाज का एक महोत्सव है। हाईलाइट में था इसलिए बता रहा हूं। कोंडागांव जिले के पश्चिम बोरगांव ग्राम में बंग समुदाय के द्वारा खजूर भांगा महोत्सव का आयोजन होता है। इसमें विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना और चरक पूजा, नील पूजा की जाती है। ये महोत्सव कब मनाया जाता है? खजूर भांगा महोत्सव ये चैत्र माह में मनाया जाता है। इसमें केंद्रीय तत्व रहता है ताड़ी। ताड़ी जो कि जनजातियों के द्वारा पिए जाने वाला एक पेय पदार्थ है। ताड़ी खजूर के वृक्ष से निकालकर बनाया गया पेय पदार्थ इस उत्सव का केंद्रीय तत्व होता है। धार्मिक अनुष्ठान, श्रद्धालु एक माह तक सन्यासी जीवन जीते हैं, दिन में भिक्षा मांगते हैं और केवल रात में एक बार भोजन करते हैं। महोत्सव के दिन सन्यासी कांटेदार खजूर के पेड़ पर चढ़कर नृत्य करते हैं और खजूर नीचे फेंकते हैं, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह है खजूर भांगा महोत्सव। चैत्र माह में कोंडागांव के बोरे गांव में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र। 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और डिजिटल सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो सरकारी और दूसरा डिजिटल सेवा का आसान पहुंच सुनिश्चित करना। इस अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में राज्य के 146 विकास खंडों की 1460 ग्राम पंचायतों में केंद्रों की स्थापना की गई। 146 विकास खंड है, हर एक विकास खंड में 10 आपके अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए। इस प्रकार टोटल 1460 आपके अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। आगामी वर्ष में अगले 6 महीनों में 8000 से अधिक पंचायतों में केंद्र खोलने की योजना है। इस अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं जैसे कि नगद भुगतान, लेन देन, सरकारी सेवाएं, जाति निवासी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनाना, बिल भुगतान करना, रिचार्ज करना, अन्य डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मिशन, यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र प्रदेश में कुल कितने, प्रारंभिक चरण में कुल कितने आपके ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है? तो 1460 ग्राम पंचायतों में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ध्यान देना, आयोजन हो रहा था 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का 18 से 19 अप्रैल 2025 केरल के तिरुअनंतपुरम में। इस समारोह में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार मिला। ठीक है, बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए सेकंड पुरस्कार मिला। अगर जिलों की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में मोहिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला
और शक्ति जिला को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार मिला। यह सम्मान छत्तीसगढ़ की कृषि नीति, किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का। जिला स्तर पर मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और शक्ति जिला को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। यह रिपोर्ट 4 स्तंभों पर आधारित है। किसी राज्य की पुलिसीय सुविधा कैसी है, वहां की न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है, वहां के जेलों का वातावरण कैसा है, कारागार का, और विधिक सहायता यानी कि किसी व्यक्ति को कितनी आसानी से विधिक सहायता मुहैया होती है, कि उसकी क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ओवरऑल इन चारों का ओवरऑल रैंक के आधार पर कर्नाटक पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी वाला। ठीक, छत्तीसगढ़ को 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में 6वां स्थान मिला है, जो कि काफी अच्छा रैंक है। ठीक है, 4 स्तंभ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिसी व्यवस्था के मामले में देश में 4थे नंबर पर है, न्यायपालिका के मामले में 8वें स्थान पर, जेलों की स्थिति के मामले में 13वें स्थान पर, विधिक सहायता के मामले में 7वें स्थान पर है। 2022 में 3 स्थान के सुधार हुए। पिछला रिपोर्ट 2022 में आया था, उस समय छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर था, अभी 6वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंक को याद रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 6th पोजीशन पर है। नेक्स्ट, नियत नीलानार योजना। ये योजना की घोषणा आपके 15 फरवरी 2024 को हुई थी। ये योजना अभी चर्चा में क्यों रहा? अप्रैल महीने में नियत नीलानार योजना का दायरा बढ़ाया गया। नियत नीलानार योजना जिसका दायरा 5 किलोमीटर रेडियस, 5 किलोमीटर की परिधि में था, इसे बढ़ा करके कर दिया गया अब 10 किलोमीटर। ठीक है, इसका दायरा बढ़ाया गया है, क्षेत्र बढ़ाया गया है, इसलिए दोबारा चर्चा में आया है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, नियत नीलानार योजना का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है आपका अच्छा गांव। स्थानीय दंडामी बोली, दक्षिण बस्तर बोले जाने वाली बोली में इसका मायने है, यानी कि ये नियत नीलानार योजना स्थानीय दंडामी बोली में ये योजना का नाम है। लागू कहां पर है ये योजना? ये बस्तर संभाग में लागू है, ध्यान देना, बस्तर संभाग में है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में नहीं है, बस्तर संभाग में, वो भी अति माओवाद यानी कि अति नक्सल प्रभावित जिले सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर में ये नियत नीलानार योजना लागू है। इसमें 23 नए सुरक्षा कैंपों के आसपास जो 5 किलोमीटर का दायरा था, उसे 10 किलोमीटर दायरे में स्थित 90 गांवों में ग्रामीणों को 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने के साथ साथ अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। इन गांवों को केंद्र के पीएम जनमन कार्यक्रम के समान सुविधाएं मिलेगी, जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है, बैगा, अबुझ महाड़िया, पहाड़ी कोरबा, ठीक है, कमार, बिरहोर, इन्हें जो है मुख्य रूप से इन पे मुख्य रूप से केंद्रित होगा कि सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई आपकी योजना है नियत नीलानार योजना। प्राथमिकता, इसके अंतर्गत जो सुरक्षा कैंप बनाए जाएंगे वो अधोसंरचना का विकास करेंगे। किस प्रकार की अधोसंरचना? शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, सड़क, बिजली, मोबाइल टावर इत्यादि बुनियादी ढांचागत अधोसंरचना का विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं इस योजना के अंतर्गत, ताकि बस्तर में इन माओवाद आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के नए कैंप सुरक्षा के साथ विश्वास और विकास के भी कैंप साबित हो। यह है आपका नियत नीलानार योजना जो कि चर्चा में आया। शक्ति रियासत के राजा का निधन। हाल ही में शक्ति रियासत के राजा जिनका नाम सुरेंद्र बहादुर सिंह है, उनका निधन हुआ। शक्ति रियासत के राजा व पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सुरेंद्र बहादुर सिंह। ध्यान देना, जो शक्ति रियासत है इसकी स्थापना लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। यहाँ पर राजगोंड वंश के राजा का शासन इस क्षेत्र में था, जो कि खुद को गोंड वंशीय क्षत्रिय मानते थे। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन के दौरान शक्ति एक प्रतिष्ठानिक रियासत के रूप में मध्य प्रांत एवं बरार एजेंसी के अधीन था। ठीक है, 1861 के बाद की बात हो रही है। राजनीतिक स्थिति, इसे ब्रिटिशों के द्वारा छोटी रियासत माना जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो रियासत थे उनमें सबसे छोटा रियासत था आपका शक्ति रियासत। इसके शासक
को रावर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, जो इस रियासत के जो राजा बनते थे उन्हें रावर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उन्हीं के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, शक्ति रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का निधन हुआ है। नेक्स्ट, चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना का संबंध किससे है? तेंदुपत्ता संग्राहकों से है। ठीक है, ध्यान रखना, चरण पादुका योजना का संबंध किससे है? प्रश्न पूछा जाएगा। ग्रामीणों से, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों से, महिलाओं से, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से, तेंदुपत्ता संग्राहकों से। तो किससे संबंधित है? तेंदुपत्ता संग्राहकों से संबंधित है चरण पादुका योजना। तेंदुपत्ता संग्राहकों को संग्रहण के दौरान पैरों की सुरक्षा हेतु चप्पल या पादुका प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2005 में रमन सिंह जी के द्वारा किया गया था, जब वो मुख्यमंत्री थे। ठीक, उसे फिर जो कांग्रेस की सरकार आई, पिछली सरकार, उसने बंद कर दिया चरण पादुका योजना को। इसे पुनः शुरू किया गया 2024 में। ठीक है, इस योजना का लाभ 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस चरण पादुका योजना को। वर्ष 2008 में, अगर इसके विस्तार की बात करें, 2005 में सबसे पहले चरण पादुका योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले परिवार के किसी एक सदस्य को आपका जूते मिलते थे। ठीक है, बाद में जूते के साथ साथ चप्पल वितरण भी प्रारंभ किया गया। 2008 में तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले महिलाओं तक ये दायरा बढ़ा, यानी कि जो महिला है उन्हें भी मिलेगा। पहले पुरुषों को जूते दिए जाते थे, फिर 2013 से चप्पल दिया जाना भी शुरू किया गया। बस याद रखने की शुरुआत कब से हुआ? 2005 से हुआ। बजट कितने का है? 50 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है 2025-26 में। नेक्स्ट देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2025 प्रकाशन हुआ 9 अप्रैल 2025 को। ये जो आपका पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 जरूर है, लेकिन इसमें जो वित्तीय वर्ष कैलकुलेशन के लिए लिया गया है वो है 2022-23 का। जारी किया गया है पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, ग्राम पंचायतों के विकासात्मक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्राप्ति में योगदान देना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का आधार 9 स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य थीम्स पर आधारित 435 प्रदर्शन संकेत के आधार पर किया गया। इसमें पूरे भारत भर के 2,55,699 ग्राम पंचायतों को इसमें सर्वे के लिए शामिल किया गया था। ठीक है, ये डाटा याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। इसमें अगर देखा जाए तो पूरे ओवरऑल भारत भर में पंचायत उन्नति सूचकांक में पहले नंबर पर रहा गुजरात। गुजरात के 346 पंचायतों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। सेकंड नंबर पर तेलंगाना, जिसके 270 पंचायतों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। मूल्यांकन का जो आधार बताया गया है, टोटल 9 विषय के आधार पर मूल्यांकन किया गया है कि किसी राज्य के पंचायतों में गरीबी का उन्मूलन, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल की उपलब्धता, स्वच्छता, हरियाली, सुशासन और महिला सशक्तिकरण की स्थिति के आधार पर पंचायत उन्मूलन सूचकांक तैयार किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11,643 पंचायत इस सर्वे में शामिल थे। 1,449 पंचायत जो कि बिगिनर श्रेणी के अंतर्गत, जिनका परसेंटेज स्कोर 40% से कम है, वो बिगिनर श्रेणी के अंतर्गत है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राज्य का एक भी पंचायत अचीवर श्रेणी या फ्रंट रनर में शामिल नहीं है। ठीक है, अचीवर श्रेणी यानी कि जिनका परसेंटेज 90% से अधिक है, फ्रंट रनर श्रेणी जिनका परसेंटेज 75 से 90 के बीच में है, ऐसा कोई भी शामिल नहीं है। और तीसरे नंबर पर 1239 पंचायतें जो कि परफॉर्मर और 8,955 पंचायतें आकांक्षी श्रेणी के अंतर्गत है। ठीक है, परफॉर्मर श्रेणी जिनका परसेंटेज 60 से 75 के बीच में है और आकांक्षी जिनका 40 से 60 के बीच में है। अब यहां ध्यान देना, पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में हमारे छत्तीसगढ़ के 11,643 ग्राम पंचायतों में से टॉप में रहा शिवपुर ग्राम पंचायत, जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। सरगुजा के बटौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है शिवपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में टॉप में रहा आपका पंचायत उन्नति सूचकांक में। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज देख लीजिएगा। टॉप 5 के नाम अगर बताऊं तो सेकंड नंबर पर साकरा धमतरी, थर्ड नंबर पर कंसाबेल जशपुर, फोर्थ नंबर पर चिपली धमतरी और 5वें नंबर पर हार्डी भाटा धमतरी के टोटल 3, जशपुर का 1 और टॉप में रहा सरगुजा का शिवपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट, अच्छा ये कुछ सिंगल वन लाइनर फैक्ट है, इसे थोड़ा सा ध्यान देना। 2025 में 218 परियोजनाओं में 1,63,000 करोड़ का निवेश हुआ। ठीक है, अब तक मिले 4.4 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव। टोटल निवेश हुआ 2025 में 1.63 लाख करोड़ का, और प्रस्ताव मिला है 4.44 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव मिला है। और सर्वाधिक निवेश वाले शीर्ष 10 राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ शामिल है, यानी कि टॉप 10 में 10वें नंबर पर है छत्तीसगढ़ निवेशकों के पसंद के मामले में। दूसरा है शहीद वीर नारायण श्री श्रम अन्न योजना। ठीक है, मेहनत का सही सम्मान। अब पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपए में मिल रहा है ताजा और पौष्टिक भोजन। श्रम विभाग के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड, जो पंजीकृत मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उन्हें 5 रुपए में भरपेट खाना प्रदान किया जा रहा है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत। ठीक, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन की दिशा निर्देश में अभिनव पहल। अब ये है क्या, ध्यान समझना। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ के युवा जो कि मैनेजमेंट क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने IIM रायपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो IIM रायपुर द्वारा लोक नीति और सुशासन में 2 साल का MBA कराया जाएगा। ठीक है, लोक नीति और सुशासन में 2 साल का MBA, यानी कि गवर्नमेंट क्षेत्र में। देखो ये जो फेलोशिप योजना है ये है क्या, समझ लीजिए। पहले एक बार इसको बता देता हूं। 50,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति और पूरा शैक्षणिक खर्च सरकार वहन करेगी, यानी कि IIM में पढ़ाई का खर्च सरकार लेगी, और 50,000 रुपये प्रति माह का उन्हें स्टाइफन यानी कि छात्रवृत्ति मिलेगा। आवेदन 23 से लेकर के 23 अप्रैल से 11 मई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सरकार जो है IIM रायपुर में सुशासन फेलोशिप योजना के माध्यम से जो छात्र लोक नीति और सुशासन में MBA करना चाहते हैं, 2 साल का वो MBA कर सकते हैं। पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। 50,000 रुपये प्रति माह का छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, और इसके बाद सरकार के साथ कार्य करने का मौका मिलेगा। सरकार जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं लाती है, जो नीतियां लाती है, उन नीतियों को बनाने में आपसे मदद लिया जाएगा, जो इस फेलोशिप योजना के तहत IIM रायपुर से पढ़ करके निकलेंगे। यानी कि सरकार अपनी नवीनतम योजनाओं को बनाने के लिए जो युवा वर्ग जो इस सुशासन फेलोशिप योजना में पढ़ करके निकलेंगे, उनकी सहायता ली जाएगी इसमें। ठीक है, यह है मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना, जिसे 50,000 रुपए का छात्रवृत्ति और IIM रायपुर में लोक नीति और सुशासन पर 2 साल का MBA होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग निगम मंडल आयोग, इनमें कुछ नियुक्तियां हुई है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सुमेलित कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आयोग के नाम, एक तरफ अध्यक्षों के नाम, उसे मैच द फॉलोइंग सुमेलित कीजिए करके आएगा। सत्य असत्य युग्म पहचानिए। आयोग के नाम, उसके अध्यक्ष, आयोग के नाम अध्यक्ष, आयोग के नाम अध्यक्ष, आयोग के नाम अध्यक्ष। एक हाथी अध्यक्ष का नाम गलत कर देगा, कौन सा एक युग्म असत्य है पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि क्रेडा, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको पहले याद रखना। क्रेडा के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री भूपेंद्र सवन्नी। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री लोकेश कावड़िया। छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्प कल्याण बोर्ड, इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सुश्री मोना सेन जी को बनाया गया है। और इसी बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए श्री गौरी शंकर श्रीवास, जिन्होंने इस उपाध्यक्ष के पद को त्याग दिया, यानी कि उन्हें यह पद नहीं चाहिए, उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया श्रीमती शालिनी राजपूत को, और इसी बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया श्रीमती चंद्रकांति वर्मा को। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग, इंपॉर्टेंट है, इसका अध्यक्ष बनाई गई डॉक्टर वर्णिका शर्मा। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम बोर्ड, ADO के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए श्री राकेश पांडे। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए श्री शंभुनाथ चक्रवर्ती। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, डाटा अपडेट करना, प्रश्न पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए श्री सौरभ सिंह। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा। छत्तीसगढ़
अंत्योसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार बेसरा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है उसको केवल आपको याद करना है, बस एक एक बार रीड कर दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ तेल खनि विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार साहू, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, इसको भी याद कर लेना। छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार मिर्धा। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद, इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखना। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष श्री शशांक श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ मछुआ बोर्ड के छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ये बनाए गए आपके भरतलाल मटियारा। तो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर लखन लाल धीवर। उसके बाद छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष डॉक्टर राजा पांडे। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक खनिज विकास निगम और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए राजीव अग्रवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं श्री नीलू शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष बनाए गए कौन? आपके श्री सुरेश कुमार चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि कल्याण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष बनाए गए श्री संदीप शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्त। उसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन यानी कि छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष राम प्रताप सिंह। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए आपके श्रीनिवास राव मद्दी। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वन विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए राम सेवक पैकरा। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष दीपक महस्के। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरका। ठीक, कम से कम जो मैंने आपको हाईलाइट किया है ना, ये इनको पहले याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी को याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष और आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष, वन विकास निगम के अध्यक्ष, इनका नाम पहले याद रखिएगा। अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट है उसे देखते हैं। देश का, भारत का 18वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था NIFT नया रायपुर में खोला जा रहा है, प्रस्तावित है। नया रायपुर में खोले जाने वाला NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था हमारे देश का 18वें नंबर का संस्था होगा। इंटरनेशनल कार्गो सेवा जो कि रायपुर एयरपोर्ट में प्रारंभ हो रहा है, यानी कि जो शिपमेंट है, जो लॉजिस्टिक सर्विस है, सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता था, अब उसे एक देश से दूसरे देश में भेजा जाएगा, यानी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सर्विस प्रारंभ किया जा रहा है रायपुर एयरपोर्ट में। तीरंदाजी एकेडमी, ठीक है, तीरंदाजी एकेडमी ये प्रस्तावित है आपके नया रायपुर में। देऊरगांव बैराज जो कि इंद्रावती नदी प्रस्तावित है, किस जिले में स्थित है? बस्तर में। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनाई गई है प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा। इससे पहले थी आपकी ममता चंद्राकर, जिन्हें हटाया गया, अब बनी है कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर लवली शर्मा। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा। उसके बाद प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट, जिसे छत्तीसगढ़ का सिलिकॉन वैली कहा जाएगा, नवा रायपुर को। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, वैसे ही छत्तीसगढ़ का सिलिकॉन वैली कहा जाएगा नवा रायपुर को, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास कल्याण निगम का नाम परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन वित्त विकास निगम करने की घोषणा की है, यानी कि निःशक्त जन के स्थान पर दिव्यांग जन शब्द का प्रयोग होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला AI डाटा सेंटर पार्क नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT की स्थापना नवा रायपुर में की जाएगी। नवा रायपुर में एक NIFT की स्थापना हो रही है और दूसरा NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना
हो रही है। उसके बाद सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2025 के महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए श्रमिकों को फैक्ट्री परिसर में आवास की सुविधा मिल सकेगी। श्रमिकों के कल्याण और उद्योगों को अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि जो प्लांट है, जो फैक्ट्री है, उसी के अंदर श्रमिकों के निवास के लिए आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? श्री हरीश दुहन। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर विजय कुमार गोयल, इनका नाम याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार गोयल। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। तो यहां पर खत्म होता है आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अप्रैल 2025। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।